पहली बात तो इस चीज पे यकीन नहीं होता कि ग्रेजुएशन के जस्ट बाद 1.5 लाख की सैलरी मिल सकती है, और दूसरी बात, इस चीज पर यकीन कर भी लिया तो इस बात पे नहीं होता कि यार मुझे वो मिल सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हर साल पीओ के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए एग्जामिनेशन होती है, हर साल होती है, और ऑफिसर का चयन करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस एग्जामिनेशन के थ्रू। जो भी लोग वो एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं उनको पीओ का ओहदा मिलता है, 2 साल का प्रोबेशन होता है, और वो प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद बैंक में ज्वाइनिंग असिस्टेंट मैनेजर या जूनियर मैनेजर की पोस्ट पे होती है। अब ये एग्जामिनेशन देने के लिए ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन फलाने स्ट्रीम से हो। किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से कर लिया हो, इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स से किया हो, या आर्ट से भी क्यों ना किया हो, आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। क्या वाकई में ये 1.5 लाख प्लस सैलरी मिलती है या सिर्फ हवाबाजी है, देख लेते हैं। ये जानने के लिए मैं आपको लास्ट ईयर के एसबीआई नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 7 दिखा रहा हूं। इस पॉइंट नंबर 7 ये नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है, नोटिफिकेशन में जो दिया है उसी का स्क्रीनशॉट है। पॉइंट नंबर 7 नोटिफिकेशन एसबीआई की वेबसाइट पर अभी भी अवेलेबल है। एसबीआई पीओ 2025 नोटिफिकेशन डाल दोगे, उसमें आप ये देख सकते हो। The approximate CTC at initial scale of pay at Mumbai Center is 20.43 lakhs। अगर आपको मुंबई जैसी लोकेशन मिलती है तो उसका इनिशियल स्केल, पहले दिन से सैलरी का स्केल होता है 20.43 lakhs। साल का मतलब महीने का 1.5 लाख से ज्यादा जाता है, पर मंथ 1.5 लाख से ज्यादा का जाता है। तो ये सैलरी एसबीआई दे रहा है। अब ये सैलरी सारे लोकेशंस पे नहीं होती, ये सैलरी सिर्फ मेट्रो सिटीज के लिए अवेलेबल है। आप अगर मेट्रो सिटी में जाते हो तो ये सैलरी मिलती है लोकेशन टू लोकेशन, कुछ फैक्टर्स चेंज होते हैं कंपोनेंट सैलरी के, उसकी वजह से सैलरी वैरी करती रहती है। डीए चेंज होता है, एचआरए चेंज होता है, उसकी वजह से लोकेशन टू लोकेशन सैलरी वैरी करती रहती है। बट यार मैं ऑन एन एवरेज भी बात करूं ना तो 1 लाख के आसपास मोटा मोटी ऑन एन एवरेज एसबीआई पीओ की सैलरी बैठती है, समवेयर अराउंड 1 लाख। तो यार ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर ढंग से पढ़ाई करते हैं तो 1 लाख मेरे हिसाब से कुछ बुरी सैलरी नहीं है ना। क्योंकि यार 4 साल घिसने के बाद, 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद हार्डली, मुश्किल से 20-25 हजार की नौकरी मिलती है 4 साल घिसने के बाद, है ना। तो अब वही मुझे डिस्कस करना है कि अगर ये सैलरी पानी है, अगर एसबीआई पीओ बनना है तो हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो क्या चीजें पढ़नी है उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के बारे में। एसबीआई पीओ अगर आपने तैयार कर लिया, एसबीआई पीओ अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, तो आप बाकी सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन कॉन्फिडेंस के साथ फोड़ सकते हो। रीजन क्यों ऐसा कर सकते हो, क्यों मैं बोल रहा हूं, ये आपके सामने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एग्जामिनेशन के लेवल का। बैंकिंग सेक्टर में टोटल 6 एग्जामिनेशन मिनिमम हर साल होते हैं, कम से कम 6 एग्जामिनेशन, जिनमें 40 से 50 हजार वैकेंसीज आती है ना। तो कौन से एग्जामिनेशन है? आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, 6 एग्जामिनेशन हो गए। तो उन एग्जामिनेशंस को लेवल के हिसाब से मैंने यहां पे अरेंज किया है। सबसे इजी एग्जाम आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स, फिर आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स, फिर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, फिर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। मतलब क्या है सर, अगर आपने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल तक की तैयारी कर ली, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल तक की तैयारी अगर आपने कर ली, तो फिर यहां पर आपके ये सारे एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाती है। सिलेबस सबका सेम है, सिलेबस सबका सेम है। फिर मेंस की बात करूं तो आरआरबी क्लर्क का मेंस सबसे इजी आता है, फिर उससे अच्छा होता है आईबीपीएस क्लर्क मेंस, फिर एसबीआई क्लर्क मेंस, फिर आरआरबी पीओ मेंस, फिर आईबीपीएस पीओ मेंस, और फिर आखिरी में एसबीआई पीओ मेंस। यानी एसबीआई पीओ मेंस लेवल की तैयारी अगर आपकी हो गई तो ये सारे एग्जाम्स की तैयारी अपने आप हो जाती है। ये बेनिफिट है एसबीआई की तैयारी करने का, ये बेनिफिट है एसबीआई की तैयारी करने का। अब किसी की खोपड़ी में आ रहा है, नहीं सर मेरा टारगेट तो क्लर्क ही है, मेरे को इधर जाने की क्या जरूरत है, मेरे मुन्ना। टारगेट अगर क्लर्क भी हो तो ये लेवल ऐसे जाकर एसबीआई पीओ का लेवल प्रीलिम्स का जहां पे खत्म होता है उससे आगे एसबीआई क्लर्क का लेवल होता है।
तो एनी हाउ ये लेवल आपको पढ़ना ही। हाँ, अगर आपका टारगेट क्लर्क भी है, यहां तक आप एनी हाउ पढ़ने ही वाले हो। सिलेबस सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम ही पढ़ने हैं, अलग क्या है, सिर्फ क्वेश्चन के लेवल का प्रैक्टिस अलग है। सेम चीजें पढ़कर आप एक साल में 6 एग्जामिनेशन के आसपास एग्जामिनेशन दे सकते हो। यह सबसे बड़ी खूबसूरती है बैंक एग्जाम्स की, है ना। तो अब सिलेबस क्या है, सबके लिए सिलेबस सेम है, पर क्योंकि एसबीआई हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा एसबीआई का एग्जाम पैटर्न दिखा दूं और फिर उसके बेसिस पे सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्यों एग्जामिनेशन पैटर्न जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छुपे हुए हैं, है ना। प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न है। प्रीलिम्स में इंग्लिश 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क के लिए, क्वांट आएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए, रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए, और हर एक सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का टाइम रहेगा। तो आपने अगर पैटर्न देख लिया तो आपको प्रीलिम्स में यह समझ में आएगा, यार प्रीलिम्स में इंग्लिश का वेटेज तो ज्यादा है। अब ये सोच के ये पढ़ के डर लगने लगता है, ओ तेरी, मेरी इंग्लिश का वैसे ही बंटाधार है, अब इंग्लिश वैसे ही कुछ नहीं आ रहा और इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा, फिर क्या होगा? मैंने कहा ना कि पैटर्न में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छुपे हुए हैं। सिलेबस में सिर्फ प्लेन सिलेबस, यहां पे आके टॉपिक बता के थोड़ी ना जाऊंगा। इस वीडियो का पर्पस ये है ही नहीं कि यहां पे आऊं सिर्फ टॉपिक दन 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 एक के बाद एक बता दूं और निकल जाऊं, नहीं, हर एक टॉपिक की इंपॉर्टेंस के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये पिक्चर अगर दिमाग में बैठ गया, इधर भी आएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि इधर जो चीज एप्लीकेबल है वही चीजें इधर भी एप्लीकेबल है। तो ये 3 सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा बात करते हैं, है ना। मैं आप लोगों को रीजनिंग में गाइड करता हूं, तो रीजनिंग में शुरुआत करेंगे, है ना। रीजनिंग का सारा सिलेबस मैं आपको दिखा दूंगा, पर उससे पहले थोड़ा जान लो कि रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। वो है पजल्स। क्यों पजल्स है सर? रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पजल्स क्यों है? व्हाई दिस कोलावरिडी? अभी हमने देखा सर रीजनिंग कितने मार्क का आएगा? 30 मार्क का आएगा प्रीलिम्स में। सर प्रीलिम्स में अगर रीजनिंग 30 मार्क का आ रहा है, पजल्स कितने मार्क के आते हैं? सर पजल्स मिनिमम 20 से 25 मार्क के सिर्फ पजल्स ही आते हैं। इकलौता टॉपिक कितना वेटेज लेके बैठा है? 20 से 25 मार्क आउट ऑफ 30। 30 में से 25 मार्क सिर्फ पजल पे आ रहा है। हाँ, तो ये टॉपिक अगर हमने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया, फिर रीजनिंग में हमें एग्जामिनेशन में स्कोर करना कौन सी बड़ी बात है। और पजल देख के सबको डर लगता है, सबकी हवा टाइट हो जाती है, आई साला पजल नहीं ना, क्योंकि आपने सही तरीके से पजल पढ़ा नहीं है। पजल सही तरीके से कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपने पजल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो एक लेक्चर आपको देखना ही देखना है, दिस इज मस्ट, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ये लेक्चर अवेलेबल है, 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। यूट्यूब पे सर्च करना, 13 घंटे का लेक्चर है सर, 12 घंटे 44 मिनट और कुछ सेकेंड्स, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली 13 घंटे का सेशन है। इस सेशन को अगर आपने कर लिया तो पजल में थ्योरेटिकली आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अगर ये सेशन आपने देख लिया, थ्योरी सारी कवर हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? अभी वन शॉट की सीरीज में ले रहा हूं पजल्स की, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रही है, वो सीरीज आपको फॉलो करनी है ना। वन शॉट पजल सीरीज बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो प्री टू मेंस हर एक टॉपिक का वन शॉट आपको मिल जाएगा। तो पजल के लिए 3 चीजें मैं बता रहा हूं, जिसमें से 2 बता दी। सबसे पहला ये मस्ट डू है ना। आप बैच ज्वाइन करो नहीं करो, ये सेशन आपको देखना ही है, 251 रूल्स ऑफ पजल्स, पहली चीज। दूसरी, अभी जो वन शॉट सीरीज चल रही है वो वन शॉट सीरीज आपको देखनी है, उसकी प्लेलिस्ट है वन शॉट पजल वन शॉट सीरीज बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करोगे उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तीसरी चीज जो अभी बता रहा हूं, एक 40 घंटे का सेशन है मेरा, पजल को लेकर ही है। 40 आवर्स पजल्स बाय सचिन सर यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। ये 3 सेशंस, अगर ये 3 चीजें आपने पजल में कर ली, मैं आपको बता रहा हूं 25 में से 1 भी मार्क आपका पजल का एग्जाम में नहीं जाए, सब्जेक्ट टू योर प्रैक्टिस। ये करने के बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब उन कॉन्सेप्ट के ऊपर मास्टरी हासिल करने के लिए आपको करनी है सर प्रैक्टिस। अब वो आप कितना अच्छा करते हो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं।
बट मेरा 100, 200, 300% मैंने इन सारी चीजों में दिया है, तो दिस इज मस्ट टू। पजल का वेटेज 20 से 25 मार्क आउट ऑफ 30। मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, मेंस एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं, इन 60 मार्क्स में से 60 मार्क की रीजनिंग मेंस में आती है, 60 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ पजल्स पर है। अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स। ये कब, मेंस में। तो सर आप प्री में जाओ, मेंस में जाओ, पजल ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पजल। क्लियर, रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो गया। अब इस टॉपिक को छोड़कर बाकी बची हुई रीजनिंग देखो। अगर आप थोड़ा सा ये रीजनिंग का सारा सिलेबस समझने की कोशिश करो तो इधर मैंने दो कैटेगरी में रीजनिंग को डिवाइड कर दिया, पजल्स और मिसलेनियस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के हिसाब से पजल्स। अब बाकी बैंक एग्जामिनेशन में देने जाओगे पजल के साथ सेम सिनारियो है सर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पजल ही रहना है। पजल्स हमारे पास 9 टाइप के हैं। अब इन 9 टाइप में भी बाइफर्गेशंस है। लीनियर अरेंजमेंट में 4 सब टॉपिक आते हैं। लीनियर अरेंजमेंट में ऑल पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन पहला सब टॉपिक, पर्सन फेसिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दूसरा सब टॉपिक, तीसरा सब टॉपिक डबल रो। डबल रो में भी 3 सब टाइप आते हैं, और फिर उसके बाद अनसर्टन लीनियर अरेंजमेंट। तो ये सब टॉपिक के हिसाब से हमें पढ़ना है। कहां से पढ़ोगे सर, थियोरेटिकल पार्ट सारा 251 से कवर हो जाएगा, और इससे रिलेटेड सारी प्रैक्टिस 40 आवर्स पजल और पजल वन शॉट सीरीज बाय सचिन सर। ये 3 चीजें करोगे, किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में पजल की इतनी औकात नहीं होगी कि आपको परेशान कर सके, किसी भी नहीं। ठीक, तो पजल के लिए ये करना है। मिसलेनियस में क्या है, मिसलेनियस में एसबीआई पीओ के हिसाब से मैं आपको प्रियोरिटी के हिसाब से बता दूं, सबसे पहले आपको अच्छा करना है ब्लड रिलेशन, फिर आपको अच्छा करना है सिलॉजिज्म, फिर आपको अच्छा करना है कोडिंग डिकोडिंग, फिर आपको अच्छा करना है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये 2 चैप्टर पे आमतौर पे बहुत कम क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आते नहीं है, आता है, बट आमतौर पे गिनी चुनी शिफ्ट समय ऐसे मिलती है जिनमें अल्फाबेट्स इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद ये 3 मैंने अलग कलर में लिखे हैं क्योंकि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव मेंस में आते हैं, सिर्फ मेंस में। ये 3 टॉपिक हमें प्रीलिम्स में देखने को ही नहीं मिलता है। इनपुट आउटपुट प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलता, एनालिटिकल रीजनिंग जिसको आप क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हो वो भी प्रीलिम्स में नहीं आता, और डेटा सफिशिएंसी प्रीलिम्स में नहीं आता। तो मेंस में इन 3 टॉपिक के साथ ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। मेंस में क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। जब आप वन शॉट सीरीज देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। इनमें से कोई भी चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है, सिंपल काम करना है, चैप्टर का नाम यूट्यूब पर डालना है, आगे बस लिखना है वन शॉट बाय सचिन सर। ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ब्लड रिलेशन वन शॉट बाय सचिन सर। आपको पढ़ना है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी वन शॉट बाय सचिन सर। सिलॉजिज्म पढ़ना है, सिलॉजिज्म वन शॉट बाय सचिन सर। 21 रूल्स ऑफ सिलॉजिज्म बाय सचिन सर। जो भी टॉपिक पढ़ना है यूट्यूब पर डाल दो, आगे वन शॉट बाय सचिन सर लिखो, आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। सर अब रीजनिंग के बाद चलते क्वांट पर। क्वांट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखो सिलेबस तो मैं क्वांट का सारा डिस्कस करूंगा, बट उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है मैं जितना बता रहा हूं, अगर उतनी चीजों पे कमांड हासिल कर ली, आंख बंद करके पेपर में जाओ, 15 से कम स्कोर क्वांट में नहीं आएगा। क्या 15 स्कोर एग्जाम कट ऑफ क्लियर करने के लिए काफी होता है? नहीं होता काफी। 15 स्कोर कट ऑफ क्लियर करने के लिए काफी नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, पर 15 लाने भी लोगों के लाले पड़ जाते हैं, 15 भी लोगों के नहीं आते। तो जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज ढंग से फॉलो करो तो आपके मिनिमम उतने तो आ जाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेशंस में कमांड हासिल करनी है। कैलकुलेशंस में कमांड हासिल करनी, कैलकुलेशंस आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कैलकुलेशन में आपको टाइम लगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन स्ट्रांग कर ली है तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, आमतौर पे सिंप्लीफिकेशन एसबीआई पीओ में नहीं आता, अगर दिखा तो अप्रोक्सीमेशन दिखता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। ये जो स्पीड मैथ्स के टॉपिक है इनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लगती है, तो कैलकुलेशन आपके बहुत तगड़े होने चाहिए। अगर आपने कैलकुलेशंस को तगड़ा कर लिया तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में और मेंस में भी इवन क्वांट्स में आपको एक अपर हैंड मिलेगा। अब कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गए,
स्पीड मैथ्स के कुछ टॉपिक आपको रोज प्रैक्टिस करने हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, रोज प्रैक्टिस करने, इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो दिखते हैं, है ना, अप्रोक्सीमेशन दिखा तो दिखता है, बट रॉन्ग और मिसिंग नंबर सीरीज करनी है। वो अगर हो गया, है ना, वो रोज प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस ही तो करनी है। कैलकुलेशंस पर कमांड आ गई, है ना। उसके बाद अरिथमेटिक से 3 चैप्टर प्रियोरिटी पर लेने हैं आपको, परसेंटेज, रेशियोज एंड एवरेज। ये 3 चैप्टर प्रियोरिटी पे करने हैं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ये 3 चैप्टर करो अरिथमेटिक बाकी सारा छोड़ दो, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये 3 चैप्टर प्रियोरिटी पे कर लो, ठीक है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना और समझना। अगर क्वांट में आपने इतना कर लिया तो आप जो भी जैसे भी परफॉर्म कर रहे हो उससे डेफिनेटली बेहतर परफॉर्म करने लग जाओगे, ठीक है। तो कैलकुलेशंस आपने कर लिए, अरिथमेटिक से परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस ये कर लिया, तो फिर आपके डेटा इंटरप्रिटेशन का बेस बन जाता है इन चीजों से। क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में या तो परसेंटेज लगेगा, नहीं तो रेशियो लगेगा, नहीं तो एवरेज लगेगा, नहीं तो ये तीनों मिलाकर लगेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में ये 3 चीजें लगती ही लगती है। अब डेटा इंटरप्रिटेशन का बेस बन गया, अब आपके पास एक बेसिक स्किल होनी चाहिए, जिस स्किल को आपने अगर पॉलिश कर लिया तो डीआई के जितने क्वेश्चंस आते हैं, आमतौर पे डीआई के क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आमतौर पे आपके एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में 12 से 15 आते हैं। 12 से 15 डेटा इंटरप्रिटेशन, 30 में से 50% वेटेज डेटा इंटरप्रिटेशन लेके बैठा है। उन मान लो 15 क्वेश्चन आए, मान लो उन 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप ठीक ठीक सॉल्व कर लोगे। अगर ये ढंग से करा है, क्या चीज पॉलिश करनी है आपको? जो जानकारी आपको दी है उस जानकारी को समझना। डेटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर में ही उसका राज छुपा हुआ है, नाम में ही राज है। आप दिए हुए डेटा को इंटरप्रेट कैसे करते हो, आप उस डेटा को समझते कैसे हो? आपके सामने अलग अलग तरीके से डेटा रखा जाता है, बार ग्राफ में रखा जाएगा, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, स्पाइडर वेब, है ना, टेबल, ये सारे फॉर्मेट में आपके सामने डेटा रखा जाएगा, आप उसको समझते कैसे हो? तो वो बेसिक स्किल, क्योंकि हर एक टाइप को समझने का एक बेसिक तरीका है। लाइन ग्राफ को कैसे समझते हैं, एक बार उसको थोड़ा पॉलिश कर लो, क्या जानकारी दी है, इंटरप्रेट कैसे करनी है। बार ग्राफ कैसे समझना है, टैबुलर समझने के लिए थोड़ा आसान होता है ना। तो वो अगर जानकारी का कोरिलेशन लगा पाए, वो इंफॉर्मेशन समझने का कॉमन सेंस आपने डेवलप कर लिया, तो 12-15 मार्क क्वांट में लाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और मैं क्या बोल रहा हूं, उतने सफिशिएंट नहीं है। क्वांट में 20 से 25 थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, 20 से 23 के बीच में अगर आपका स्कोर आता है तो बहुत अच्छा स्कोर है। 20 के अगर 20 क्रॉस कर जाते हो आप, बहुत अच्छा स्कोर है। तो सर मुझे एक बात बताओ, 15 मार्क को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो गए, तो अगले 5 मार्क बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा अगर आप ये चीज कर रहे हो तो क्वांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए कैलकुलेशन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस एंड डीआई, ठीक है। क्वांट का पूरा सिलेबस अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्वांट के सिलेबस को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में टैबुलर, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, केसलेट, मिक्स्ड ग्राफ एंड मिसिंग डीआई, ये डेटा इंटरप्रिटेशन में है। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी अरिथमेटिक में वही सारे चैप्टर्स है जो आपने स्कूल टाइम में पढ़े हैं। इन चैप्टर्स में से जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए, वो चैप्टर्स को अगर आप प्रायोरिटी देके पढ़ोगे, पहले ये तीनों कंप्लीट कर लो, उसके बाद बाकी के बचे हुए चैप्टर्स धीरे धीरे कंप्लीट करो, जो आपको बताया उसको प्रैक्टिस करते हुए, है ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए उनकी प्रैक्टिस जारी रखो और बाकी बचा हुआ अरिथमेटिक कवर करते चलो। कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपके स्कोर में वो डेफिनेटली 3-4 मार्क प्लस करके जाएगा। आप डर डर के जाते हो, साला मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ, मुझे पूरे इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सोच के साथ एग्जाम में जाते हो, तो वो वैसे ही आपका परफॉर्मेंस नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है ना। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पर। एसबीआई पीओ में अगर आपको पेपर इंग्लिश का ढंग से क्लियर करना है तो जितना मैंने समझा और जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रीडिंग। हाँ, अब देखो यार, मैं अभी भी एग्जामिनेशन देता हूं जस्ट टू चेक कि एग्जामिनेशन में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये जानने के लिए मैं अभी भी एग्जामिनेशन देता हूं। और जब मैं प्री के पेपर देखता हूं, मेंस के पेपर देखता हूं, उनका एनालिसिस जब करता हूं, तो एक चीज समझ में आती है यार, कि आप अगर मुझे इंग्लिश के रूल्स पूछोगे तो शायद मैं आपको रूल्स नहीं बता पाऊंगा, वर्ड बाय वर्ड क्या रूल है।
आप अगर मुझे कॉन्सेप्ट पूछोगे तो शायद मैं आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं बता पाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है, पर आप मुझे इंग्लिश के पेपर के क्वेश्चंस दे दोगे तो ठीक ठीक मैं स्कोर कर लेता हूं उसमें। रीजन क्या है? क्योंकि इस चीज के ऊपर मेरी ठीक ठाक कमांड है, बहुत अच्छी नहीं कहूंगा बट ठीक ठाक कमांड है, मेरा इंग्लिश रीडिंग ठीक ठाक है। तो इंग्लिश रीडिंग का क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर इंग्लिश रीडिंग? सर आपको इंग्लिश एज ए लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए और इंग्लिश पढ़ने की आपको आदत होनी चाहिए। इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश जिंदगी में हमने पढ़ी नहीं रहती, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश की। अरे इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है। हाँ, इंग्लिश के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में देख रहा है और वो भी रट रट के जा रहा है। हाँ, ग्रामर के इतने कॉन्सेप्ट रटो, इतनी वोकैब रटो, फला ना रटो, डिम का ना रटो और फिर जाओ एग्जाम में। नहीं सर, इंग्लिश रटने वाली चीज नहीं है। और इंग्लिश जो लोग रटने के पीछे जाते हैं, इंग्लिश उनकी जिंदगी जहन्नुम बना देता है ना। तो इंग्लिश में रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना सर, जब आपको सही इंग्लिश पढ़ने की आदत लग जाती है, क्योंकि क्या है ना, इंग्लिश का पेपर जिस पैटर्न में आपको पूछा जाता है उसी पैटर्न में अगर मैं आपको हिंदी का पेपर दे दूं, हिंदी का एक सेंटेंस देके मैं अगर आपको उसमें पूछूं कि यार इसमें गलत क्या है बता, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, है ना। 100 में से 70, एटलीस्ट 70 बार तो आप आंसर सही दे दोगे। सर 100 में से 70 बार आंसर सही देने का मतलब 40 में से 28 मार्क रीजनिंग में स्कोर करना। 70% अगर आप सही हो रहे हो, हाँ, तो 28 मार्क। जिधर गलत जा रहे हो वो छोड़ दो, वो स्किप करना है, नेगेटिव मार्किंग में नहीं आना। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप हिंदी में क्यों अच्छा परफॉर्म कर लेते हो उसी पैटर्न का पेपर, क्योंकि आपने बचपन से हिंदी सुनी है, बोली है, पढ़ी है। इंग्लिश के साथ वैसा नहीं ना सर। हाँ, इंग्लिश पिक्चरें भी देखते तो आवाज बंद करके देखते हैं, तो फिर इंग्लिश कैसे आएगी? तो इंग्लिश पढ़ने की आदत डालनी है। अब इंग्लिश में छोटा सा सजेशन मैं मेरी एंड से दूंगा, आप अपने इंग्लिश टीचर की बताई हुई बातें 100% फॉलो करना, उसमें कोई भी चेंज मत करना। बस मेरे कहने से एक चीज अपने प्रिपरेशन में इंग्लिश के लिए ऐड करना, रोज आधा घंटा पढ़ने की आदत डालो, है ना। अपने टीचर की बताई हुई बातें कुछ भी ऑल्टर मत करना, मैं उसमें कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस ये एडिशनल आधा घंटा पढ़ने की आदत डालो। आपकी इंग्लिश की सारी प्रिपरेशन एक तरफ और रोज आधा घंटा इंग्लिश पढ़ने की आदत एक तरफ, ये आपको थोड़े दिन बाद महसूस होगा। क्योंकि यार एरर रूल कहां से बनते हैं सर? जो आपने बार बार चीज पढ़ी है सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठ जाती है ना। सबकॉन्शियसली दिमाग में बैठ गई तो फिर वो एग्जामिनेशन में देखते ही समझ में आता है। हाँ, और वोकैबुलरी की बात रही, सर वोकैबुलरी थोड़ी बहुत याद करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत रटनी पड़ती है, पर इंग्लिश रीडिंग की जब हमें आदत होती है तो वो वोकैबुलरी हमें यूज टू हो जाती है, बार बार वो वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, तो वोकैबुलरी भूलने वाली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हम यहां पर टैकल कर लेते हैं, है ना। तो इंग्लिश का पूरा सिलेबस मैं अगर आपको दिखाऊं तो इंग्लिश का पूरा सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड रीडिंग। रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या आता है? पैसेज, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट रीडिंग और वोकैब दोनों का पार्ट हो सकता है। क्लोज टेस्ट जो होता है वो रीडिंग वोकैब दोनों का पार्ट हो सकता है। क्यों? क्लोज टेस्ट में हमें वर्ड्स डालने होते हैं, बट रीडिंग कॉन्टेक्चुअल, अगर रीडिंग का कॉन्टेक्स्ट अगर आपको है, वो जानकारी जो पैसेज में दी है उसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप लगा रहे हो तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। इसलिए ये रीडिंग और वोकैब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है क्लोज टेस्ट। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स। अब यार आपको पढ़ने की आदत है, आपने बहुत बार, क्योंकि एग्जामिनेशन में, ये बैंकिंग एग्जामिनेशन की एक खूबसूरती है कि अतरंगी चीजें नहीं पूछता है। जो आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है वही चीजें एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है तो ये इधर जो वर्ड्स आएंगे, जो फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, हाँ, जो इडियम्स आएंगी, फ्रेजेस आएंगी, वो सारी आपने पढ़ रखी होगी, तो उनके मीनिंग आपको पहले से पता होंगे। तो इधर आपको वोकैबुलरी में ज्यादा परेशानी नहीं, रीडिंग में ज्यादा परेशानी नहीं। फिर रही बात ग्रामर की, सर ग्रामर अगेन आप सुनना अपने इंग्लिश टीचर की, बस मैं ये बोल रहा हूं कि ग्रामर रूल को पढ़ के, रूल को रट के अगर करने जाओगे तो फिर यार ग्रामर जिंदगी जहन्नुम बना देता है। और शायद ये बात हर इंग्लिश का टीचर भी बोलता है। इंग्लिश के टीचर खुद बोलते हैं रूल रटो मत समझो। अब रूल हमने समझ लिया, है ना, पर रीडिंग की आदत अगर हमें है तो जब वो स्ट्रक्चर, ग्रामर का जो रूल आपने समझा, वो स्ट्रक्चर उधर दिख जाता है, आपके खोपड़ी में क्लिक होता है, अर ये तो मैंने सेशन में देखा हुआ है। तो ये रीडिंग का बेनिफिट है।
तो रीडिंग का एज सच, इंग्लिश का एज सच रीडिंग ऑफिशियल टॉपिक कहीं दिखता नहीं है ऑफिशियल, बट मैं स्किल बता रहा हूं। इंग्लिश में रीडिंग एज ए स्किल आपकी स्ट्रांग है, इंग्लिश में फोड़ के आओगे, क्योंकि इंग्लिश का लेवल एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में बहुत इजी रहता है, बहुत इजी रहता है सर। 40 क्वेश्चन 20 मिनट है, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन, जस्ट आपकी रीडिंग चेक होगी, अतरंगी कॉन्सेप्ट आते ही नहीं है और इधर कुछ चीजें डिफिकल्ट बनती नहीं है ना। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में भी इंग्लिश का वेटेज क्या है, 20 मार्क है, 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन देके 20 मार्क, मतलब क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन लेवल कम रहेगा, है ना। क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते, बस आपकी रीडिंग अच्छी है, आप कर लोगे, है ना। रीडिंग 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 इतनी बार बोला है, ये मत बोलना सर ने बाकी टॉपिक पढ़ने से, नहीं, आप बाकी टॉपिक पढ़ो, बस मैंने क्या कहा, आपका इंग्लिश टीचर जो आपको बताता है वो सारी चीजें करो, बस रीडिंग उसमें एडिशनल करो, ठीक है। तो ये खेल है हमारा प्री और मेंस का। अब आखिरी सब्जेक्ट बचता है जनरल अवेयरनेस। यह आता है मेंस में, 60 क्वेश्चन आता है, 60 मार्क के लिए, ड्यूरेशन रहता है 45 मिनट का। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है ना यार, जिसमें स्टूडेंट बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, स्टूडेंट बोलते हैं कि यार जितना मर्जी पढ़ो, उसमें जितने मार्क आने उतने ही मार्क आते हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स बोलते हैं। इसका मतलब जीए पढ़ना ही नहीं, ये नहीं होता है, जीए पढ़ना होता है ना। जीए पढ़ना होता है, बस ढंग से पढ़ना होता है। जीए कैसे पढ़ना होता है, ढंग से पढ़ना होता है। अब ढंग से जीए पढ़ने का क्या मतलब है, ढंग से जीए पढ़ने का क्या मतलब है? ढंग से जीए पढ़ने का मतलब, सबसे पहले तो स्टैटिक वाला पार्ट अच्छे से, स्टार्टिंग मतलब जो कांस्टेंट पार्ट है उसको अच्छे से कवर करो। क्या पार्ट है अच्छे से, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से कवर करो। फिर करंट अफेयर्स, आपके मेंस एग्जामिनेशन के आमतौर पे 3 से 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स आपको पूछा जाता है आमतौर पे। तो जीए के लिए आपको ये सारी चीजें करनी है, ओके। बाकी सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, है ना। सिलेबस देखो इतना ही है, बैंकिंग एग्जामिनेशन की खूबसूरती यही है कि सिलेबस एकदम कंसाइज है। मतलब कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं वो बोलते हैं सर एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन इज आवर सिलेबस, नहीं, बैंकिंग में ऐसा नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी है तो फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं या मेरी टीम उसका रिप्लाई जरूर करेगी। और आगे के मेरे फ्री सेशंस और प्रैक्टिस मटेरियल के अपडेट के लिए आपको मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहना है। टेलीग्राम चैनल पर मैं सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कैसी चीज़ें हैं, फॉर्म कैसे फिल करने हैं, क्या इस बार कोई चेंजेस है, सारे अपडेट्स आपको वहां पर मिलते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल, फ्री प्रैक्टिस सेशंस, सारे अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सचिन सर बैंकिंग वाला, है ना। सचिन सर बैंकिंग वाला सर्च कर लो, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मेरे साथ कनेक्टेड रहना, आपको सारी चीज़ें वहां पर मिल जाएगी। तो ये था अपना एसबीआई पीओ का सिलेबस को लेकर वीडियो। एक बार ये स्क्रीन में आपको फिर से दिखा रहा हूं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ लो यहां से, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।